एक महान राइटर ने कहा था कि रोम बना नहीं, इसे बनाया गया है। एक ज़माने में इटली के कोने में एक छोटा सा शहर था, मगर किस्मत ने इस शहर को ऐसा मोड़ दिया कि इसने ना सिर्फ इटली को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लिया। इसकी फौजी महारत, इस शहर की सड़कें और इमारतें और इसके कानून और अदल के निज़ाम ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। भले दिनों में कहावत मशहूर थी कि तमाम सड़कें रोम को जाती हैं। ये कहावत अक्कासी करती है रोम की वुसअत की, रोम शहर के असर और रसूख की। रोम सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि रोम एक तसव्वुर था जिसने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। आज जानेंगे हम रोम किसने बनाया, किसने इस शहर की बुनियाद रखी, कैसे ये एक गाँव से एक इतनी बड़ी किंगडम बन गया। ये बात है करीब 750 बीसी के इर्द गिर्द की, जहां आज रोम शहर आबाद है। उसके करीब एक छोटे से शहर में एक कंवारी देवी का मंदिर था। कंवारी औरतें यहां आकर इबादत करती थी। इस टेम्पल में कोई भी पुजारन कभी भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी विस्टा देवी के नाम करती थी। और ये विस्टा देवी वही है जिसके नाम पर यह मंदिर बनाया गया था। और इन्हीं पुजारनों में से एक थी रिया सिल्विया। ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक शहजादी थी जो कि महल की साजिशों के चलते अपनी जिंदगी विस्टा के नाम कर देती है। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। मरीख देवता, यानी वो देवता जिसके नाम पर मार्स प्लेनेट का नाम रखा गया, इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है। और फिर इसी मोहब्बत के नतीजे में इनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिनके नाम थे रोमुलस और रेमोस। ज़ाहिरी तौर पर ये बच्चे नाजायज थे और ये टेम्पल के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। इस बात ने शाही महल में हलचल मचा दी। इस कहानी या अफसाने के मुताबिक इस टाइम पर जो किंग रूल कर रहा था उसका नाम था नमतूर। उसको ये खौफ होने लगा कि ये बच्चे बड़े होकर उसकी सल्तनत को तबाह कर देंगे, इसीलिए उसने शहजादी सिल्विया को कैद कर लिया और बच्चों को पैदा होते ही मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रवायात के मुताबिक बादशाह ने यह हुक्म दिया कि इन बच्चों को दरिया टाइबर यानी टाइबर रिवर में बहा दिया जाए। तो फिर इन बच्चों को एक संदूक या टोकरी में दरिया में बहा दिया गया। ये संदूक दरिया से होता हुआ एक जंगल में जा लगा, लेकिन ये बच्चे अभी भी जिंदा थे। और इन बच्चों पर नज़र पड़ी एक भेड़िए की। ये एक मादा भेड़िया था, इसीलिए उसने इन बच्चों को खाया नहीं, बल्कि इनको अपने साथ ले गई और इन्हें अपना दूध पिलाया। भेड़िए ने इन बच्चों को पाला और शिकार और जंगल में रहने का ढंग सिखाया। कुछ अरसा बाद जंगल में एक चरवाया आया और उसने देखा कि यहाँ ये बच्चे अकेले खेल रहे हैं, तो उसने इन्हें अकेला पाया और इन्हें अपने साथ ले गया। उसने इनकी परवरिश अपने बच्चों की तरह की। यूं रोमुलस और रेमोस एक भेड़िए और चरवाहे की मदद से जंगल में बड़े होने लगे। जब ये बच्चे बड़े हुए तो इनको अपने असली खानदान के बारे में पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना वो उसी जगह पर शहर बनाएंगे जहां इनको भेड़िए ने पाला था। इस जगह को पैलाटाइन पहाड़ी कहा जाता है। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि शहर को एग्जैक्ट किस जगह पर बनाया जाए और इसका नाम क्या होगा। यानी रोमोस किसी और जगह पर शहर आबाद करना चाहता था और वो कुछ और नाम रखना चाहता था इसका। ये बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इनमें झगड़ा हुआ और फिर इस लड़ाई में वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी ना था। रोमुलस ने अपने भाई रेमोस को कत्ल कर दिया और ये साल था अप्रैल 753 बीसी, जब रोमुलस ने इस दिन पैलाटाइन की पहाड़ी पर रोम शहर की बुनियाद रखी। यानी रोमुलस से रोम। ये सुनने में कितना अजीब है ना कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने पूरे जहान में अपनी धाक जमाई, उसकी शुरुआत एक सगे भाई के कत्ल से हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन रोमुलस की सोच अलग थी। उसने वो हर हरबा आजमाया जिससे उसका शहर तरक्की कर सकता था। शुरुआत में उसके साथ वही जंगल के लोग थे जो उसे जानते थे, या फिर आसपास के कबीलों या इलाकों से लोग आए और उसके शहर में बसने लगे। रोम को इतना बड़ा शहर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। उसने अपने शहर के दरवाजे हर शख्स के लिए खोल दिए, चाहे वो आज़ाद हो, गुलाम हो या कोई कैदी। वो अपने शहर की आबादी बढ़ाना चाहता। लेकिन रोम की मर्दों से शादी करने के लिए औरतें बहुत कम थीं, क्योंकि दूसरों कबीलों या शहरों से मर्द आते थे हिजरत करके, औरतें नहीं। भले ही रोमुलस पूरी कोशिश कर रहा था दूसरे शहरों से लोगों को लाने की, और वो लाया भी, लेकिन ऐसे तो रोम को आबाद होने में दहाइयाँ लग जाती। फिर उसने अपने कबीले के लोगों की शादी दूसरे कबीलों में करवाई। अक्सर रोमियो के बारे में कहा जाता है कि जो कबीले रोम में नहीं आए थे, रोमुलस ने उन इलाकों के मर्दों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया
उनके सामने मशरूब और खाने और ऐसा सब कुछ रख दिया। जिस वक्त ये लोग दावत में मज़े उड़ा रहे थे तो इधर रोमी सिपाहियों ने उनके इलाकों पर हमला कर दिया, उनकी औरतों को अगवा कर लिया। और जब वो घर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनका तो कट गया है। जिन औरतों को रोमियों ने अगवा किया था उनको रोम लाया गया और उनकी शादी ज़बरदस्ती रोमी मर्दों से कर दी। लेकिन वो लोग इतने मजबूत नहीं थे कि वो रोम से लड़ पाते। इसी वजह से वो कबीले वाले कुछ महीनों बाद तैयारी करके रोमलस के साथ लड़ने आए। जब वो रोमियों के साथ लड़ने आए तो रोमलस ने उन्हीं की बेटियों और बेबियों को उनके आगे कर दिया, जिनकी रोमी मर्दों से शादियां हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो चुके थे। इसी डर से बहुत सारे लोग या तो रोम में आकर जुड़ गए या फिर वापस चले गए। देखो इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो कोई पता नहीं, क्योंकि ये एक अफसाना है, एक कहानी है। यहाँ तक कि जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको बताया वो सब किसी किताब में महफूज नहीं है या किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा जिसका हमें पता हो कि ये कहानियाँ सदियों से रोम में गूंज रही हैं। ये अफसाने नस्ल दर नस्ल सफ़र कर रहे हैं रोमी दुनिया में। इसी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये झूठ हो या ये सब कुछ सच हो। औरतों को अगवा करने का तो पता नहीं, लेकिन ये बात सच है कि इसके बाद रोमी रुके नहीं। उनके आसपास के जितने भी इलाके या गांव थे, ये कस्बे थे, उनको अपने अंदर समाते गए और रोमी आगे बढ़ते गए। यूं देखते ही देखते रोम एक कस्बा नुमा शहर बन गया। जब रोम की आबादी 3 से 4 हज़ार के दरमियान हुई, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी थी, रोमुलस ने सबको जोड़ने के लिए हर कबीले में एक सरदार बनाया जिसे पातर कहा जाता था, जिसका मतलब है बाप यानी फादर। और फिर रोमुलस ने इन सरदारों को इकट्ठा करके यानी इन पातरों को इकट्ठा करके एक इदारा बनाया, एक सरकारी इदारा बनाया जिसे नाम दिया गया सेनेट का। जी हाँ, सेनेट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले एक इंसान अपने शहर को लेकर कितना सीरियस था। ये उस वक्त एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी कर रहा था तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाली थी। इन सेनेट के मेम्बरान को सेनेटर कहा जाने लगा और सेनेटर होना उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। आहिस्ता आहिस्ता कबीले के लोगों ने सेनेटर चुनने के लिए वोटिंग का अमल शुरू कर दिया और यही वो पॉइंट था कि जब रोमी तहजीब एक बाशऊर माशरे में ढलने लगी। और इसी गिनती में सब कबीले के त्योहारों और जिन लोगों को वो देवता मानते थे उनके नाम पर महीनों और प्लैनेट्स के नाम रखे गए। आज भी जो 12 महीने हैं ये उन्हीं रोमी देवताओं के नाम पर है। ये पहले 10 महीने थे जो बाद में 12 हो गए, लेकिन ये भी रोमियों की ही देन है। इस वक्त तक रोम इतनी बड़ी सल्तनत नहीं बना था, लेकिन वो अपने आसपास के इलाकों से काफ़ी आगे निकल चुका था। रोम में हर किस्म के लोग आकर बसने लगे, इनमें इत्तेहाद होने लगा। लेकिन रोमियों ने अपना असल मकसद यानी लड़ना नहीं छोड़ा। वो अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करते गए और बढ़ते गए। उन्हें जो कुछ पसंद आता वो ले लेते। यूं रोम एक कस्बे से एक शहर बना और फिर देखते ही देखते एक बड़ा शहर और फिर बड़े शहर से एक किंगडम बन गया। इसके बाद कई बादशाहों ने हुकूमत की। बहुत सारे ब्रूटल बादशाह आए जो गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जो रोमन किंगडम के छठे बादशाह थे जिनका नाम सर्वियस था, उसको उसकी अपनी ही बेटी ने अपने शोर तारकुनियस के साथ मिलकर मार दिया और अपने बाप को मारकर तारकुनियस को किंग बनने में मदद की, जो कि रोमन किंगडम का 7वां बादशाह बना। भले ही वो किसी तरीके से बादशाह बना हो, लेकिन वो रोम के लिए बहुत कुछ कर गया। उसने उस वक्त एक ग्रैंड टेम्पल बनाया, द टेम्पल ऑफ जुपिटर, जो कि एक देवता के नाम पर बनाया। यानी वो अपनी आवाम को बताना चाहता था कि ये टेम्पल मैं नहीं बना रहा, बल्कि ये मुझे तो जुपिटर देवता ने कहा है कि ये टेम्पल बनाने के लिए। और वो आवाम को ये शो करना चाहता था कि मैं तो खुदा का बड़ा ख़ास आदमी हूँ। इसी वजह से उसने अवाम पर भारी टैक्स लगाए, अवाम से फ्री मजदूरी करवाई। वहीं तारकुनियस ने पूरे रोम में सेवरेज सिस्टम भी बनाया जो कि आज तक मौजूद है, यानी 2700 सालों बाद भी कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। भले तारकुनियस बहुत जालिम था, लेकिन वो रोम को मजबूत और खूबसूरत कर रहा था, जो कि हर राजा ने किया। लेकिन इससे आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। भले ही वो इमारतें बनवा रहा था, लेकिन आवाम का खून निचोड़ता था। तारकुनियस से लोग तंग आ चुके थे। इसी वक्त तारकुनियस का भतीजा रोम में बगावत करता है जिसका नाम था ब्रूटस। लेकिन ब्रूटस एक आम सा इंसान बनकर रहता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। असल में तारकुनियस के बेटे सेक्सटस ने एक मजहबी घराने की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और उसे धमकाया कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो वो तुम्हें बदनाम कर देगा। तो उस लड़की ने किसी और को तो ये बात नहीं बताई, लेकिन उसने ब्रूटस के सामने अपनी फरियाद रखी और उसके बाद ब्रूटस के सामने ही उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, जिसका नाम शायद लुक्रेशिया था। ब्रूटस ये देख ना पाया। उन दिनों तारकुनियस शहर से बाहर गया हुआ था और ब्रूटस ने खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया। बहुत ऊंचे ऊंचे घराने, यहाँ तक कि सेनेटर्स ने भी उसका साथ दिया। यूँ तारकुनियस जब शहर में वापस आया
तो उस वक्त तक ब्रूटस का दरवाज़ों पर कब्जा हो चुका था और तारकुनियस को अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। उसने बड़ी कोशिश की, उसने आसपास जितने भी उसे लोग जानते थे, जितने भी बादशाह या इलाकों के लोग उसे जानते थे, उनके साथ मिलकर उसने अपना शहर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये साल था 509 BCE जब रोमन किंगडम का खात्मा हुआ। याद रहे, रोम का खात्मा नहीं हुआ, बस वो जो बादशाह का एक सिस्टम था उसका खात्मा हुआ। रोमन किंगडम से रोमन रिपब्लिक बन गया। इस सिस्टम में आगे क्या हुआ, जब रोम अपनी पीक पे था तो उस वक्त उसने दुनिया पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा, जानेंगे ये हम अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब